Hello everyone, welcome to my channel, a place where we explore the most fascinating subject of psychology. इस सीरीज में हम बात करेंगे एबनॉर्मल साइकोलॉजी की, एक ऐसी फील्ड जो समझाने की कोशिश करती है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, लोग कब और क्यों अलग तरीके से बिहेव करते हैं और उनके पीछे कौन से बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर होते हैं। यहाँ आपको मिलेगा क्लियर एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और सिंपल लैंग्वेज में वो भी कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एक सब्जेक्ट जो थोड़ा सा मिस्टीरियस है, थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर के कॉजेज से। इंसान हमेशा से एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने की कोशिश करता आया है। हिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले लोगों ने एबनॉर्मल बिहेवियर को सुपरनैचुरल रीजन से जोड़ा, जैसे डेमोन्स या फिर इवल स्पिरिट। लोग समझते थे कि अजीब बिहेवियर का रीजन किसी बुरी आत्मा का असर है, इसीलिए क्योर्स भी स्पिरिचुअल होते थे, जैसे रिचुअल या फिर पनिश करना। फिर आते हैं हिपोक्रेटिस, ग्रीक फिजिशियन। उनका कहना था कि एबनॉर्मल बिहेवियर का रीज़न ह्यूमन बॉडी के फ्लूइड यानी 4 ह्यूमरस से है। इनका इम्बैलेंस हो जाने पर इंसान का बिहेवियर बिगड़ जाता है। पर टाइम के साथ थियरीज बदलते गए। 1900 के बाद मॉडर्न साइकोलॉजी में नए थियरीज और मॉड्यूल्स आए जो एबनॉर्मल बिहेवियर को साइंटिफिक तरीके से समझाने लगे, जैसे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशो कल्चर के मॉडल के हिसाब से। अब देखते हैं कॉजेस वर्सेस रिस्क फैक्टर। कॉजेस का मतलब है एक डायरेक्ट फैक्टर जो डिसऑर्डर को लाता है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक सिंपल कॉजेस को भी पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, एक सिंपल बिहेवियर जैसे लिखना या बात करना भी हजारों चीज़ों का रिजल्ट होता है। इस वजह से मॉडर्न रिसर्चर कॉजेस के जगह ज़्यादातर रिस्क फैक्टर बोलते हैं। रिस्क फैक्टर ऐसा वेरिएबल जो किसी डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी को बताता है, लेकिन उसका होना ज़रूरी नहीं होता। एग्जाम्पल, सक्सेसफुल लाइफ इवेंट, डिप्रेशन का रिस्क फैक्टर, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, सिजोफ्रेनिया का रिस्क फैक्टर। ओके, लेट अस सी क्या फ़ायदा है कॉजेस और रिस्क फैक्टर को समझने का। अगर हमें कॉजेस पता हो तो हम डिसऑर्डर को प्रिवेंट कर सकते हैं और डायग्नोसिस भी बेटर हो सकता है, सिर्फ सिम्टम्स पे डिपेंड करने के बजाय, है ना। प्रॉब्लम ये है, डायरेक्ट कॉजेस को साइंटिफिकली टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। रैंडम असेसमेंट, एक्सपेरिमेंट जैसे एक ग्रुप को ट्रॉमा देना और दूसरे को नहीं देना, एथिकली रीजन की वजह से ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अब बात करते हैं कॉजल पैटर्न्स की। एबनॉर्मल बिहेवियर के कॉजेस को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ किए हैं। पहला, नेसेसरी कॉजेस। एक डिसऑर्डर तभी होगा जब एक स्पेसिफिक कंडीशन प्रेजेंट हो, मतलब वो कंडीशन के बिना डिसऑर्डर होगा ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल, ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के इंसान सरवाइव ही नहीं कर सकता। दूसरा, वाटर प्लांट को ग्रो करने के लिए नेसेसरी है, पानी के बिना प्लांट कभी ग्रो होगा ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, सफिशिएंट कॉजेस। अगर एक कंडीशन प्रेजेंट हो तो उसके होने से डिसऑर्डर डेफिनेटली होगा, मतलब ये एक ऐसी गारंटी है जो डिसऑर्डर को लाती है। एग्जाम्पल, होपलेसनेस थियरी ऑफ डिप्रेशन। अगर किसी इंसान के अंदर होपलेसनेस डेवलप हो जाती है तो वो डिप्रेशन में जा सकता है, लेकिन याद रखो, होपलेसनेस का होना नेसेसरी नहीं है, यानी कि डिप्रेशन के और भी कॉजेस हो सकते हैं। तीसरा, कंट्रीब्यूटरी कॉजेस। अब ये एक ऐसा फैक्टर है जो डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है, लेकिन ये डिसऑर्डर के लिए ना तो नेसेसरी है और ना ही सफिशिएंट, मतलब ये एक एक्स्ट्रा रिस्क ऐड करता है। एग्जाम्पल, चाइल्डहुड नेग्लेक्ट और एब्यूज। हर एब्यूज चाइल्ड डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन एब्यूज डिप्रेशन के चांसेस और बढ़ा देता है। कंट्रीब्यूटरी कॉजेस बहुत
कॉमन होते हैं और रियल लाइफ में ज़्यादातर डिसऑर्डर इसी टाइप के कॉजेस को रिजल्ट होता है। मल्टीपल कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस मिलकर डिसऑर्डर को ट्रिगर करते हैं। अब बात करते हैं डिस्टल और प्रॉक्सिमल कॉजल फैक्टर की। अब साइकोलॉजिस्ट कॉजल फैक्टर को टाइम के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं। पहला डिस्टल कॉजल फैक्टर, ये ऐसा कॉजेस है जो अर्ली लाइफहुड में होता है लेकिन उसका इफेक्ट बाद में अडल्ट में दिखाई देता है। एग्जाम्पल, लॉस ऑफ पेरेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। अडल्ट में डिप्रेशन का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। सेकेंड, चाइल्डहुड एब्यूज़, लेट लाइफ में एंटी सोशल बिहेवियर या फिर डिप्रेशन। इन्हें डिस्टल बोला जाता है क्योंकि ये इफेक्ट दूर फ्यूचर में दिखते हैं। सेकेंड, प्रॉक्सिमल कॉजल फैक्टर, ये ऐसे कॉजेस है जो डिसऑर्डर के सिम्टम्स के आसपास या तुरंत पहले ट्रिगर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, क्रशिंग डिसअपॉइंटिंग एट स्कूल, डिप्रेशन ट्रिगर। सेवरल डिफिकल्टीज इन मैरिज और जॉब, डिप्रेशन ऑनसेट। ब्रेन इंजरी, एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप्ड हो सकता है। मतलब प्रॉक्सिमल कॉजेस का इफेक्ट इमीडिएटली हो जाता है। रेनफोर्सिंग कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस है जो एग्जिस्टिंग मैडलेप्टिव बिहेवियर को मेंटेन करता है। मतलब एक बार डिसऑर्डर आ गया तो ये चीज़ों को उनको और कंटिन्यू रखती है। मतलब जब कोई बीमार होता है और उनको एक्स्ट्रा अटेंशन और सिंपैथी मिलती है तो वो रिकवर के बदले उसी अटेंशन को एंजॉय करके और डिपेंडेंट बन जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, एक डिप्रेस्ड इंसान अपने लव वंस को इग्नोर करता है, वो और लोनली फील करता है और डिप्रेशन और मेंटेन होता रहता है। यानी रेनफोर्सिंग कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस एक साइकिल क्रिएट करती है जो डिसऑर्डर को चलाता रहता है। फोर्थ, कॉम्प्लेक्स कॉजल फैक्टर, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। रियल लाइफ में एबनॉर्मल बिहेवियर एक ही कॉजेस से नहीं आता बल्कि मल्टीपल कॉजेस मिलके एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनाते हैं। एग्जाम्पल, एक ही पेरेंट लॉस एक चाइल्ड के लिए। प्रॉक्सिमल कॉजेस हो सकता है अगर इमीडिएट ग्रीफ रिएक्शन ट्रिगर हो जाए, और डिस्टल कॉजेस भी हो सकता है अगर चाइल्डहुड लॉस लेट अडल्टहुड में डिप्रेशन या रिस्क फैक्टर बन जाए। मतलब एक ही फैक्टर अलग टाइम फ्रेम में अलग तरीके का कैजुअल रोल प्ले कर सकता है। फिफ्थ है फीडबैक एंड बीआई डायरेक्शनलिटी इन एबनॉर्मल बिहेवियर। कॉजेशन हमेशा वन वे स्ट्रेट नहीं होता, कई बार डिसऑर्डर और कॉजेस एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसे बोलते हैं बीआई डायरेक्शनलिटी। एग्जाम्पल, डिप्रेशन सोशल रिजेक्शन कॉजेस करता है, सोशल रिजेक्शन और ज़्यादा डिप्रेशन करता है। मतलब डिसऑर्डर अपने ही कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब देखते हैं फीडबैक एंड मैनुअल इन्फ्लुएंस। इसमें बीआई डायरेक्शनलिटी डिटेल में पढ़ेंगे। साइकोलॉजी में कैजुअल रिलेशनशिप हमेशा सीधे और सिंपल नहीं होते हैं। कई बार एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है और फिर वो दूसरा वापस पहले वाले को इन्फ्लुएंस करता है, इसे बोलते हैं बीआई डायरेक्शनलिटी रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, एक दोस्त सोचता है कि उसका फ्रेंड उसे इग्नोर कर रहा है, इसीलिए वो उससे कम बात करता है, थोड़ा रूड बिहेवियर करता है। दूसरा फ्रेंड उससे उसी रूड बिहेवियर को देखकर और दूर हो जाता है। रिजल्ट, पहले दोस्त का बिलीव कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब फीडबैक लूप्स एबनॉर्मल बिहेवियर को मेंटेन और रेनफोर्स करते रहते हैं। अब बात करते हैं डायथीसिस स्ट्रेसर मॉडल की। डायथीसिस का मतलब है एक प्री डिस्पोजिशन या वल्नरेबिलिटी जो डिसऑर्डर के डेवलप होने का रिस्क बढ़ाता है। ये डायथीसिस बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या सोशो कल्चर फैक्टर हो सकता है, लेकिन डायथीसिस अपने आप डिसऑर्डर कॉज नहीं करता। उसको ट्रिगर करने के लिए स्ट्रेसर की ज़रूरत होती है। स्ट्रेसर का मतलब कोई भी इवेंट या सिचुएशन जो इंडिविजुअल के रिसोर्सेज को चैलेंज करता हो,
जैसे लॉस, फेलियर या कोई ट्रॉमा। मतलब डिसऑर्डर इज इक्वल्स टू डायथिसिस प्लस स्ट्रेसर। एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान के फैमिली में डिप्रेशन का जेनेटिक रिस्क है तो ये डायथिसिस हो गया, और फिर उसकी जॉब चली जाए, स्ट्रेसर, तो दोनों मिलकर उसमें डिप्रेशन डेवलप करवा सकते हैं। एडिटिव वर्सेस इंटरेक्टिव मॉडल। रिसर्चर्स ने डायथिसिस स्ट्रेस को 2 मॉडल में एक्सप्लेन किया है। एडिटिव, यहाँ डिसऑर्डर तब डेवलप होता है जब डायथिसिस और स्ट्रेस के एक सर्टेन लेवल तक एक्यूमुलेट हो जाए। मतलब अगर किसी पर्सन में डायथिसिस ज़्यादा है तो थोड़ा स्ट्रेस भी डिसऑर्डर को ट्रिगर कर सकता है। अगर डायथिसिस कम है तो ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए होगा डिसऑर्डर के लिए। इंटरेक्टिव मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग स्ट्रेस तब तक कम ही नहीं करता तब जब तक डायथिसिस ना हो। मतलब अगर किसी में डायथिसिस ही नहीं है तो चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, डिसऑर्डर डेवलप नहीं होगा। अगर डायथिसिस है तभी स्ट्रेस डिसऑर्डर ट्रिगर करेगा। रियल लाइफ में यूजुअली कॉम्प्लेक्स मॉडल होते हैं जो एडिटिव और इंटरेक्टिव दोनों में मिक्स होता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की। सिर्फ डायथिसिस और स्ट्रेस ही नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव फैक्टर भी इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब प्रोटेक्टिव फैक्टर मतलब कोई भी चीज़ जो नेगेटिव आउटकम के चांसेस को कम कर दे। एग्जाम्पल, सपोर्टिव फैमिली एनवायरनमेंट। अगर चाइल्ड एक वार्म और लविंग फैमिली में ग्रो करता है तो अब्यूसिव पेरेंट के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर सिर्फ तब तक आते हैं जब स्ट्रेसर या डायथिसिस प्रेजेंट हो। वो नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन के लिए बोनस बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते। अब बात करते हैं स्टीलिंग इनोक्यूलेशन इफेक्ट की। प्रोटेक्टिव फैक्टर का एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्ट है माइल्ड स्ट्रेसर कभी कभी फायदेमंद हो जाता है। माइल्ड स्ट्रेसर मतलब अगर किसी एक चाइल्ड को छोटे मोटे स्ट्रेसर फेस करने का एक्सपीरियंस है तो उसका कॉपिंग स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये उसे फ्यूचर में बड़े स्ट्रेसर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। इसको बोलते हैं स्टीलिंग इफेक्ट या इनोक्यूलेशन इफेक्ट। एग्जाम्पल, जैसे वैक्सीनेशन में थोड़ा वायरस इंजेक्ट करके इम्यूनिटी बनाते हैं, वैसे ही माइल्ड स्ट्रेस रेजिस्टेंस बिल्ड करता है। अब मिक्स्ड रोल ऑफ प्रोटेक्टिव फैक्टर। प्रोटेक्टिव फैक्टर हमेशा स्ट्रेस को अवॉइड करने में हेल्प नहीं करता। कभी कभी टफ सिचुएशन से सक्सेसफुल डील करना भी एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट बनता है। मतलब एग्जाम्पल, एक चाइल्ड जिसने चैलेंजेस को आउटकम किया, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉपिंग एबिलिटी इम्प्रूव होता है तो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव रोल ऑफ सपोर्टिव रिलेशनशिप। अगर एक चाइल्ड प्रॉब्लम, ट्रॉमा, एब्यूज़ ये सब फेस करता है तो भी उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है अगर उसके पास एक सपोर्टिव या अच्छा रिलेशनशिप हो। एग्जाम्पल, एक ग्रैंड मदर या पेरेंट जो चाइल्ड को सुनता है, उसकी प्रॉब्लम को समझता है और एंकरेज करता है। ये सपोर्टिव एनवायरनमेंट एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है और चाइल्ड को ओवरकमिंग द ओड्स में हेल्प करता है। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ अडेप्टेशन। एक बच्चे की फंडामेंटल सिस्टम ऑफ अडेप्टेशन अगर हेल्दी है तो वो ज़्यादा स्ट्रेस के बावजूद भी कॉप कर लेता है। इसमें शामिल होते हैं इंटेलिजेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की एबिलिटी, और थर्ड है मोटिवेशन, सीखने की कैपेसिटी, फोर्थ है न्यूरो बायोलॉजिकल सिस्टम जो स्ट्रेस को हैंडल कराता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रेस का नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएगा। अगर ये सिस्टम वीक है तो एग्जाम्पल जैसे लो इंटेलिजेंट, ब्रेन सिस्टम डैमेज या हाई स्ट्रेस जैसे वॉर, एब्यूज़, ये सब चाइल्ड वल्नरेबल हो जाएगा। बात करते हैं रेजिलियंस की। रेजिलियंस का मतलब है मुश्किल सर्कमस्टेंस के बावजूद सक्सेसफुली अडेप्ट
करना। एग्जाम्पल, एक चाइल्ड जिसके पेरेंट ड्रग एडिक्टिव है या अब्यूसिव है, फिर भी स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना और पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना। रेजिलियंस एक फिक्स ट्रैक नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जो कॉपिंग और अडेप्टेशन से बनता है। रिसर्च ने बताया है कि रेजिलियंट चाइल्ड स्ट्रेस को हैंडल कर लेते हैं और सोशल कॉम्पिटिशन्स शो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल इफेक्ट फ्री होते हैं। कभी कभी वो भी इमोशनल डिस्ट्रेस या डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस करते हैं। अब बात करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर सोर्सेज की। इस सेशन का कंक्लूजन ये है कि एबनॉर्मल बिहेवियर के दो बड़े सोर्सेज होते हैं। पहला इंटरनल फैक्टर, सेकंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर डायथिसिस, वल्नरेबिलिटीज, प्रीडिस्पोजिशन यानी कि एक इंसान के बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल मेकअप से पहले से होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर स्ट्रेसर यानी करंट चैलेंजेस जो लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। डायथिसिस और स्ट्रेस दोनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन कभी कभी वो प्रोटेक्टिव फैक्टर के साथ मिलकर एक अलग ही इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं। मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने के लिए हमेशा एक इंटर रिलेशनल पर्सपेक्टिव लेना पड़ता है, जिसमें वल्नरेबिलिटीज, स्ट्रेसर और प्रोटेक्टिव फैक्टर तीनों का कंसिडर करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं नेचर एंड नर्चर केस एग्जाम्पल की। यहाँ एक रियल लाइफ टाइप ट्विंस स्टडी दिया गया है, जिससे क्लियर होता है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटीज, नेचर और एनवायरनमेंट नर्चर दोनों एबनॉर्मल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बैकग्राउंड देखें तो मेलिंडा एंड ट्रेसी दोनों ट्विंस हैं। उनके बायोलॉजिकल मदर और ग्रैंड मदर दोनों को डिप्रेशन था, जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग अडेप्टिव फैमिलीज में रेस किया गया। तो मेलिंडा उसका एनवायरनमेंट पॉजिटिव नर्चर था, तो जैसे लविंग एंड सपोर्टिंग अडेप्टिव फैमिली, स्टेबल स्कूलिंग एंड कॉलेज सपोर्ट, मैरिज, लेटर डिवोर्स। थोड़ा डिप्रेशन डेवलप्ड हुआ, लेकिन माइल्ड और शॉर्ट टर्म तक हुआ, जल्दी रिकवर हो गया उसका डिप्रेशन। सेकेंड, ट्रेसी एनवायरनमेंट नेगेटिव नर्चर था, अडेप्टिव पेरेंटल डिवोर्स था। तो अडेप्टिव मदर अल्कोहलिक, अनस्टेबल, अनएबल टू कीप अ जॉब, फाइनेंशियल और इमोशनली अनस्टेबल। ट्रेसी को स्कूल 4 बार चेंज करना पड़ा, लैक ऑफ कन्विंसिंग कंसिस्टेंसी ऑफ लव एंड सपोर्ट। फिर डिस्प्यूट ऑफ दिस ट्रेसी हाउएवर ग्रेजुएटेड देन, लेकिन अडल्ट में मेजर डिप्रेशन एपिसोड डेवलप्ड हुआ जो 1 साल से ज़्यादा चला। लेसन फ्रॉम दिस केस इज दोनों ट्विंस के पास सेम जेनेटिक वेरिएबिलिटीज थी, नेचर, लेकिन उनके एनवायरनमेंट नर्चर ने आउटकम्स डिसाइड किया। सपोर्टिव एनवायरनमेंट इज इक्वल्स टू माइल्ड शॉर्ट टर्म डिप्रेशन और अनस्टेबल एनवायरनमेंट सेरेब्रल डिप्रेशन। अब बात करते हैं डेवलपमेंटल साइकोपैथोलॉजी। अब ये एक रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है जो स्टडी करती है कि नॉर्मल डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या है और कौन सा बिहेवियर किस एज पर एबनॉर्मल माना जाएगा। एग्जाम्पल, फियर ऑफ द डार्क इन 3 to 5 year चाइल्ड इज नॉर्मल, बट अगर सेम फियर एडोलसेंट या अडल्टहुड तक कंटिन्यू करे और डेली डिस्टर्ब करे तो फोबिया बन जाता है। मतलब एक ही बिहेवियर डिफरेंट एज पर अलग मीनिंग रखता है। डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट को समझना एबनॉर्मल साइकोलॉजी में बहुत ज़रूरी है।